नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है 18वीं शताब्दी की क्रांति। 18वीं शताब्दी की क्रांति ये एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमें 3 सब टॉपिकों का अध्ययन करना है, जिसमें पहला अपना है अमेरिका को आज़ादी 1776 AD, दूसरा फ्रांस की क्रांति 1789 AD और नेपोलियन बोनापार्ट। इन 3 चीज़ों का अध्ययन हम लोग 18वीं शताब्दी की क्रांति के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक है अमेरिका को आज़ादी, जो कि 1776 AD में मिली थी। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो अमेरिका पूरे विश्व को गवर्न करता है तथा पूरे विश्व पर शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह इतना मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र है, इसको देखते हुए हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह कभी गुलाम हुआ करता था। तो जी बिल्कुल, यह गुलाम था। भारत को जिसने गुलाम बनाया था, यानी कि भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, उसी प्रकार अमेरिका को भी अंग्रेज़ों ने ही गुलाम बनाया था। आइए डिटेल में थोड़ा सा अमेरिका के आज़ादी को अध्ययन करते हैं। अमेरिका को आज़ादी यानी कि 1776 AD में अमेरिका आज़ाद हुआ था। यह अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। थोड़ा सा भारत और अमेरिका के थोड़ा सा तुलना करते हुए पढ़े तो हमें एक थोड़ा सा वर्तमान परिदृश्य का समझ बेहतर हो जाएगा। अमेरिका 1776 AD में ब्रिटेन के आधिपत्य से मुक्त हुआ। जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक प्रणाली और सरकार थी, उससे जस्ट अपोजिट या कहेंगे कि उससे बिल्कुल इतर अमेरिका में ना ही सरकार थी ना ही राजनीतिक प्रणाली थी। उस तरह से USA में नहीं थे। इंग्लैंड जब अमेरिका पहुंचा उस समय यह पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। 1600 AD के आसपास अमेरिका जब इंग्लैंड अमेरिका पहुंचा तो ये पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। ये जनजातियों का राष्ट्र था। ट्राइबल्स लोग यहाँ रहा करते थे। इंग्लैंड के लोग वहाँ गए और शासन शुरू कर दिए, तो इन्हें वहाँ पर अमेरिका को गुलाम बनाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़ी। जब भारत में ब्रिटेन की सत्ता की शुरुआत होती है उस समय अमेरिका आज़ाद हो जाता है। जब भारत में ब्रिटेन की सत्ता का शुरुआत होती है उस समय अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो देखिए, हमारे से लगभग 175 वर्ष पूर्व आज़ादी अमेरिका ने हासिल कर ली, यानी कि लगभग औद्योगिक क्रांति के समय अमेरिका आज़ाद हो चुका था। ऑलमोस्ट मान के चलिए तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो इसलिए अब हम लोग भारत से अमेरिका की तुलना करें तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि अमेरिका औद्योगिक क्रांति के समय आज़ाद हुआ था और अपना ये औद्योगिक विकास कर रहा था। अब आइए देखते हैं कि अमेरिका गुलाम कैसे बना। इसको थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि अमेरिका तक USA की पहुंच, अमेरिका तक इंग्लैंड की पहुंच कैसे हुई। एक थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को डब्बे के माध्यम से समझें तो ये इस साइड में नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक भूमध्य सागर है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये थोड़ा सा मैप को हम एक डब्बे के माध्यम से समझते हैं और समझते हैं कि अमेरिका गुलाम कैसे बना। जब हमने पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य का दो पार्टों में विभाजन हो गया था, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम। पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। यहाँ पर तुर्कों ने हमला करके इस्लाम का शासन स्थापित किया और यहाँ से ईसाइयों को बाहर भेज दिया। इसके बाद क्या किया कि ये जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है, इस रास्ते को चोक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो यूरोप का जो व्यापार था, जो पूर्वी एशियाई देशों से होता था, वो व्यापार बंद हो गया। खास करके मसालों के लेकर यूरोपीय देशों में एक छटपटाहट से पैदा हुई और अन्य वस्तुएं, पूर्व एशिया के अन्य देशों के जो भी वस्तुएं थी उसको लेकर यूरोप के देशों में एक छटपटाहट से पैदा हुई। इसलिए उन्होंने यूरोप के जो समुद्र तटीय देश थे अपने नाविकों को नए नए जगह खोजने की, तलाश करने की प्रोत्साहित किया। इस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पर जो UK है, उसके नीचे फ्रांस है, उसके बाद पुर्तगाल है, उसके बाद स्पेन है, ये अपने नाविकों को अलग अलग विश्व के भागों में भेजने का प्रयास किया। इसी क्रम में भारत की खोज के लिए यहाँ से एक निकला कोलंबस निकल कर अमेरिका तक पहुँचा। उसके बाद एक वास्को डी गामा थे, जो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत तक पहुँचे। तो इस तरह से 2 महत्वपूर्ण देशों की खोज की। इसी क्रम में हमने बताया था कि 1492 AD में कोलंबस ने USA के बहामास तक पहुँचा और यहाँ पर अमेरिका की खोज की। बहामासा एक जगह है, वहाँ के लोग लाल हुआ करते थे, इसलिए इस भारत की खोज के लिए निकला था, तो इसलिए इंडियन नाम दिया और ये रेड इंडियन कहलाए।
ठीक है। तो इस तरह अमेरिका की खोज हुई। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस और यूके के लोग ईस्ट कोस्ट पर पहुँचे। ये रहा अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, ये रहा वेस्ट कोस्ट। फ्रांस और यूके के लोग ईस्ट कोस्ट पर पहुँचे और अपने अपने ढंग से यहाँ पर उपनिवेश बनाए, नगर बनाए और अपने अपने ढंग से यहाँ नाम दिए, जिसके अंतर्गत ईस्ट कोस्ट पर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, बोस्टन, जहाँ पे MIT है, फिलाडेल्फिया, इस तरह से शहरों का नाम दिया। ठीक है ना। जब नीदरलैंड और हॉलैंड ने USA पर जब अधिकार किया तो उसे नाम न्यू एम्स्टर्डम दिया। वहीं पर अगर USA पर इंग्लैंड ने जब अधिकार किया तो अपने शासक के नाम पर न्यू यॉर्क रखा, क्योंकि इंग्लैंड का राजा उस समय ड्यूक ऑफ यॉर्क थे। ठीक है। तो न्यू यॉर्क के नाम की कहानी आप लोग जान लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि ईस्ट कोस्ट से लेकर 150 से 200 किलोमीटर अंदर तक ये ईस्ट कोस्ट है। इसके 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक ये शासन किया गया। जो वेस्ट कोस्ट पे जो पार्ट था ये वेस्ट कोस्ट पर अमेरिका की जनजातियों को यहाँ पर धकेल दिया जाता है। जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे वेस्ट पार्ट पर पहुँच जाते हैं। 150 से 200 किलोमीटर ईस्ट पार्ट पर 150 से 200 किलोमीटर तक यहाँ पर कंपनी अपना शासन करती है, व्यापार करती है और अपना उपनिवेश बनाती है। यहाँ पर उपनिवेश बसाते हैं और उपनिवेश को संचालित करने के लिए एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, जो एक टैक्स लगाया करती थी। इस टैक्स का निर्णय लेती थी कि यहाँ पर कितना टैक्स लगाना है। और जो उपनिवेश का जो हेड होता था वो गवर्नर हुआ करता था। इस गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड के राजा के द्वारा की जाती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस में, यूरोप में ये दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ रहती है। इसमें हमेशा युद्ध हुआ करता रहता था, सत्ता को लेकर युद्ध हुआ करता रहता था। सत्ता के लिए ये आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे। अंत में यहाँ से USA से फ्रांस बाहर हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि युद्ध में ढेर सारा खर्च होता है युद्ध लड़ने के दौरान, और इस खर्च की भरपाई करने के लिए उपनिवेश पर टैक्स लगाया जाता है और उस टैक्स का विरोध करने पर फिर से टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स के विरोध में टैक्स लगाए जाने के कारण वहाँ की स्थिति खराब होने लगती है। देखेंगे कि यहीं आगे चल करके आज़ादी का कारण बनती है। तो अंत में क्या होता है कि अपना फ्रांस हार कर बाहर हो जाता है और इंग्लैंड पर USA पर इंग्लैंड का कब्जा हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ दिमाग में रखेंगे। थोड़ा सा अमेरिका और भारत के संबंध में तुलना करके देखें तो अंग्रेज़ों का रवैया क्या था, इन दोनों उपनिवेशों के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया क्या था, यहाँ पर किस सोच से दोनों जगह इन्होंने शासन किया। हम देखेंगे कि अमेरिकन समाज था भारत की अपेक्षा शिक्षित समाज था। USA में अंग्रेज बहुत सी बस्तियाँ स्थापित कर बसने लगे थे, परंतु भारत में इस प्रकार की बस्तियाँ स्थापित नहीं की। अमेरिकन समाज प्रबुद्ध था, मध्यकालीन जो रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, कुरीतियों से अपने आप को मुक्त कर लिया था। वहीं पर भारत इन सब से जकड़ा हुआ था। जो भी इंग्लैंड के जो थिंकर थे, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये जो थे इनके उदारवादी विचार अमेरिका तक पहुंचने लगे थे। ये सभी राजतंत्र निरंकुश तंत्र का विरोध करते थे। ये लोकतंत्र के समर्थक थे, लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का संचालन करना चाहिए, इस बात का ये समर्थक थे। ये इन सब विचारों का अमेरिका तक पहुँच होने लगा। इस कारण से क्या हुआ ना कि जो अंग्रेज़ थे अमेरिका में बस्तियाँ बसाकर रहने लगे थे। इस तरह अमेरिकी समाज भारतीय समाज की तुलना में ज़्यादा प्रगतिशील था, ज़्यादा विकसित एवं शिक्षित था, इसलिए वहाँ उस तरह से शोषण नहीं हो पाया जिस तरह से भारतीय समाज का हुआ। इस समय तक आते आते अमेरिका में 13 उपनिवेश बन चुके थे, यानी कि कुल मिलाकर ओरिजिनली 13 राज्य थे। वर्तमान में देखें तो ये 50 के 50 हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली 13 स्टेट कौन कौन थे, थोड़ा नाम जान लेते हैं। न्यू हेम्स्फीयर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। 1600 AD के आसपास अमेरिका ने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया। 1600 AD के आसपास अमेरिका ने USA का विरोध करना शुरू कर दिया। अमेरिका के वर्जीनिया में सबसे पहले अमेरिकी कंपनी खोली गई थी, लेकिन इस कंपनी का 1618 AD में अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया, अधिकार पत्र के माध्यम से सौंप दिया गया। 1750 AD के आसपास USA की स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पकड़ ली थी। थॉमस जेफरसन के अनुसार अधिकार पत्र की घोषणा के साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष के बीजारोपण शुरू हो गया था।
आइए थोड़ा सा और नज़र डोलाते हैं कि यूएसए और इंग्लैंड के बीच वही स्थिति देखने को मिलती है जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में थी। अब देखेंगे कि जो भी ये थे, क्या बोलते हैं इसको, ये अमेरिका में दुनिया भर का टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया था इंग्लैंड के हित में। जैसे भारत में आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, तो बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया था। उसी प्रकार दुनिया भर का टैक्स इंग्लैंड के द्वारा यूएसए में लगाना शुरू कर दिया गया था। यूएसए के कारण मांग बढ़ती जा रही थी, कच्चे माल की ज़रूरत बढ़ रही थी, युद्ध में जो खर्च हो रही थी उसकी भरपाई की मांग बढ़ रही थी। उपनिवेशों का इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होना शुरू हो गया, जिसके परिणाम से सीरीज ऑफ टैक्सेस आए। तो शोषण के लिए, धन उगाही के लिए सीरीज ऑफ टैक्सेस आए, और एक कानून आता है जहाज रानी कानून। ये भी कारण बनता है लोगों में आक्रोश का। एक में 1765 ईस्वी में स्टाम्प पेपर पर टैक्स लगाने की बात कही गई। ये स्टाम्प पेपर टैक्स बहुत ही लोगों को विचलित किया, यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री पर टैक्स लगाने की बात को लेकर। इसका जितने भी उपनिवेश थे, माने कि 13 उपनिवेश, मान लिया 13 राज्य थे, उसका जमकर विरोध किया। उपनिवेशों के प्रतिनिधि एकत्र होकर सम्मेलन में कहा कि इंग्लैंड की सरकार को कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, इसी सम्मेलन में नारा दिया कि प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं। ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं। इस समय तक यूके मानी कि ब्रिटेन की संसद स्थापित हो चुकी थी और राजा का कार्य थोड़ा सा सीमित कर दिया गया, और जो भी टैक्स लगाए जाते थे ब्रिटेन के संसद के अनुमति के बगैर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता था। तो ये प्रतिनिधियों ने कहा कि इंग्लैंड के संसद में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, तो हम लोग टैक्स, हमारे अमेरिका में टैक्स लगाने का अधिकार इंग्लैंड के संसद को कैसे होगा, ब्रिटेन के संसद को कैसे होगा। तो ये प्रश्न खड़ा करते हैं। इसके अलावा और लोगों में आक्रोश के कारणों को देखें तो यूएसए के लौह अधिनियम के अंतर्गत घरों की ढलाई लोहे से नहीं कर सकते थे। इसके अलावा पानी के जहाज़ में ब्रिटेन के 75% कर्मचारी रखने होंगे। उसके बाद वर्जीनिया से तंबाकू का निर्यात होता था, उसके बाद वहाँ से सामान भर कर लाया जाता था। तो ये सारे के सारे यूके के जहाज़ होंगे। इस तरह से कानून बनाया गया। इस कारण से क्या होगा, यूएसए के व्यापारियों को नुकसान होने लगा और 1770 एडी तक यूके के नीतियों का पुरजोर विरोध होने लगा। 1776 एडी में इंग्लैंड की सरकार चाय, शीशा, कागज़, सिक्का, धातु रंग पर बाहरी कर लगा दिए गए। इस वजह से भी लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। फिर उसके बाद 1773 एडी में भारत में ईस्ट इंडिया घाटी में आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित होती है वो घाटी में आ जाती है। इंग्लैंड की सरकार भारत से सीधे सीधे चाय निर्यात कर सकती है। इस कारण यूएसए के चाय व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया। ये भी व्यापारियों का असंतोष का कारण बना। दिसंबर 1773 में बोस्टन बंदरगाह ईस्ट कोस्ट पर है, जो यूएसए का पूर्वी भाग है उस पर है। बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज़ में चाय की पेटियाँ थी। उसके बाद क्या हुआ कि 73 एडी के एक्ट के विरोध में इन चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया गया। इसे ही बोस्टन की चाय पार्टी कहते हैं। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। इंग्लैंड बोस्टन बंदरगाह को बंद किया और स्थानीय सरकार को भंग कर दिया, अधिकारियों को दंडित किया, और बोस्टन की चाय पार्टी के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इंग्लैंड की सरकार इस पर रिटालिएट करते हुए ये कदम उठाया। उसके बाद 1774 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया गया। यहाँ जितने भी अमेरिकी उपनिवेश थे 12 थे। कांग्रेस यानी कि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे सम्मेलन को कांग्रेस कहा गया। यहाँ मानवाधिकार की घोषणा की गई। इस सम्मेलन के माध्यम से इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को याचिका भेजी गई। इसमें घोषणा की गई कि 1765 एडी के बाद जितने भी कानून बनाए गए हैं आप उन्हें रद्द कीजिए। पहला कांग्रेस था जिसमें मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। 1765 के बाद सभी टैक्स को रद्द कीजिए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पहला कांग्रेस के बाद तनाव और बढ़ गया। इंग्लैंड और यूएसए में पहले बैठक यानी कि पहले सम्मेलन के बाद से तनाव और बढ़ गया और दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। अप्रैल 1774 एडी में यूएसए इंग्लैंड के बीच सैन्य टकराव भी हुआ। यूके इन सभी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। सन 1775 एडी में फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन किया गया, जिसे द्वितीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसमें यूएसए के महत्वपूर्ण नेता भाग लिए, जो कि एक इतिहास पुरुष कहलाते हैं, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के पहले राष्ट्रपति, थॉमस जेफरसन संविधान का निर्माण किया,
किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, इन्होंने भाग लिया था। इस सम्मेलन को अमेरिका की सरकार घोषित किया गया। जो ये सम्मेलन द्वितीय कांग्रेस हुआ था, इसको अमेरिकी की सरकार घोषित किया गया और वाशिंगटन को सेनापति घोषित किया गया। परंतु सरकार की घोषणा होने के बावजूद ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाए। 1776 में फिर से तीसरा सम्मेलन हुआ और 13 उपनिवेशों की बैठक हुई और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र संविधान की घोषणा की गई। आज भी 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और अपने को इंग्लैंड की सत्ता से मुक्त किया। स्वतंत्र संविधान थॉमस जेफरसन की घोषणा थी। इन्होंने 5 सदस्यों की समिति बनाई और घोषणा पत्र का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया, जिसके अंतर्गत सभी को जीवन का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार तथा सुख प्राप्त करने का नैसर्गिक अधिकार बताया, यानी कि इसे फंडामेंटल राइट बनाया। इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने का प्रयास करता है तो नागरिकों का अधिकार है कि इसका विरोध करे। हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता से हम लोग जीवन, स्वतंत्रता और सुख शब्द लेते हैं। वहीं पर 1789 में हुए फ्रांस की क्रांति से बंधुता, समता, ये सारे शब्दों का प्रचलन में लाते हैं। एक विरोधाभास देखें कि जहाँ पर थॉमस जेफरसन ने जीवन, स्वतंत्रता और न्याय की और सुख की बात की, वहीं पर मानव अधिकारों पर जो घोषणा पत्र घोषित किया था, ये एक विरोधाभास साबित हुआ। क्योंकि अमेरिका के निग्रो या दास यहाँ रहते थे। निग्रो अमेरिका की मूल जनजाति थी। ये इनको अधिकार नहीं दिया गया, जीवन, स्वतंत्रता, सुख का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये हमें विरोधाभास नजर आएगा। 1776 में दास प्रथा आगे बढ़ चुकी थी। उस समय यूएसए में बहुत से निग्रो थे, अफ्रीकी निग्रो जो दास का काम करते थे, और यूएसए के निग्रो। यूके और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ दिनों बाद 76 के बाद से 81 में यूके और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यूएसए के पास बहुत कम साधन थे और इनके जो सेनापति थे वाशिंगटन बहुत साधारण किस्म के थे। फिर भी यूके की हार हुई, क्योंकि यूएसए की मदद करने के लिए फ्रांस आया और फ्रांस और यूएसए की संगठित सेना, यानी कि दोनों की सेनाओं ने, संयुक्त सेनाओं ने यूके को हरा दिया। ठीक है, इस तरह हम देखेंगे कि जो यूके और फ्रांस परंपरागत दुश्मन थे। जो ये यूके हैं, यूएसए से फ्रांस को बाहर किया था। इस वजह से भी फ्रांस ने इसको यूएसए को मदद की थी। 1783 AD में पेरिस की संधि हुई और यूके ने यूएसए को आज़ादी की मान्यता दी। हालांकि 1776 AD में यूएसए अपने को आज़ाद घोषित किया, लेकिन पेरिस के संधि के बाद 1783 AD में, और उसके बाद से पेरिस के संधि के बाद से यूएसए को आज़ादी की मान्यता दी। यूके की सेना के कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय 1781 में। इन्होंने सरेंडर किया और 1783 AD के पेरिस संधि के माध्यम से यूएसए को आज़ाद किया और फिर उस 83 के बाद ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। अमेरिकी सरकार दो स्तरीय थी। केंद्र सरकार जिसके पास विदेश, युद्ध और संधि मामले हुआ करते थे। राज्य सरकारों को भी स्वतंत्रता और मान्यता दी गई और यूएसए का जो संसद होता था उसे कांग्रेस कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यूएसए की आज़ादी का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए थोड़ा देखते हैं कि यूएसए की आज़ादी का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। 1789 AD में फ्रांस की क्रांति की भूमिका का काम किया। जो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से मान के कहिए तो वही, उसके लिए अमेरिका का जो क्रांति थी वो भूमिका का काम किया, फाउंडेशन का काम किया। फ्रांस की सेना वापस लौटी। जब हमने बताया था कि यूके ने जब हमला किया तो यूएसए की सेना और फ्रांस की सेना मिलकर यूके को हराया था। तो वहाँ पर जब फ्रांस की सेना अमेरिका थी तो अमेरिका में देखा था कि अमेरिकी क्रांति कैसी हुई थी, वहाँ के लोगों को क्या अधिकार मिला, क्या स्वतंत्रता मिली। तो इन लोगों को फ्रांस की सेना जब वापस लौटी अमेरिकी क्रांति को देखकर, तो अपने लोगों को बताई कि वहाँ पे लोगों को ऐसा ऐसा अधिकार है। उस समय फ्रांस में निरंकुश तंत्र था, सामंती शासन था, तो लोग वहाँ त्रस्त थे। तो अपने को आज़ाद कराने के लिए छटपटाहट उनके अंदर पैदा हुई। एक वैचारिक भूमिका काम किया अमेरिकी क्रांति। यूएसए की आज़ादी ने फ्रांस की जनता के लिए प्रेरणा का काम किया। और उसके बाद देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर यूएसए की क्रांति नहीं हुई रहती तो फ्रांस में भी क्रांति नहीं होती।
जनसंप्रभुसत्ता का प्रचार हुआ, यानी कि वास्तविक सत्ता जनता के हाथ में होना चाहिए। संविधान संघात्मक एवं लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि जो शक्ति है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पृथक होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मोंटेस्क्यू का देन है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना की बात कही गई कि धर्म को व्यक्तिगत बना दिया गया और जो राज्य का कोई भी अपना कोई धर्म नहीं होगा। यूरोप जो था वो यूरोप का जो उदारवादी विचार था यूएसए तक पहुंचने लगा और इसका असर हुआ लैटिन अमेरिकी देशों तक। लैटिन अमेरिकी देशों में आज़ादी के लिए, सत्ता संघर्ष के लिए एक छटपटाहट पैदा हुई कि हम भी आज़ाद होना चाहेंगे। ये एक जो विचार था यूएसए, यूरोप का भी उदारवादी विचार लैटिन अमेरिकी देशों तक यूएसए के माध्यम से पहुंचा और आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए वो भूमि तैयार की। कनाडा में स्वायत्तता देने की शुरुआत कर दी गई। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने कनाडा में स्वायत्तता देने की शुरुआत कर दी। उपनिवेशों के प्रति सत्ताओं का दृष्टिकोण में परिवर्तन आया कि पहले केवल शोषण का स्वरूप था, अब थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव आने लगा। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि यूएसए की आज़ादी दुनिया पर एक ज़बरदस्त प्रभाव डालती है, जिसके अंतर्गत अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग खोलता है, मानवता के प्रति मानव अधिकारों की बात करता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में वैचारिक क्रांति का काम करता है। तो ये रही अमेरिकी की क्रांति। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।